Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई साई-फाई काइंड ऑफ हॉरर फिल्म टाइम ट्रैप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 62% फ्रेश है। इस मूवी को काफी यूनिक कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है टाइम को लेके, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर एंड तक देखना, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। मूवी शुरू होती है हमको हॉपर को दिखाते हुए जो आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर होता है और उसके डॉग बॉस को दिखाते हुए जो अपने फैमिली को ढूंढ रहा होता है, जो गायब हो चुके होते हैं एक केव के अंदर, जब वो लोग एक फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे होते हैं 1970s में। उसके बाद वो नोटिस करता है कि दूर एक केव है और वहाँ पे जो एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच के उसको एक काउबॉय दिखाई देता है और उसके हाथ में जो गन और कपड़े होते हैं वो हमारे जनरेशन के नहीं लग रहे होते। उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइम में ही फ्रीज हो गया है। वो देख के शॉक हो जाता है और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसने ये एक्सप्लोरेशन ट्रिप अपने टीचिंग असिस्टेंट टाइलर और जैकी के साथ सेट करा हुआ होता है। वो वापस घर पहुंचता है तो वो उनको पूरी सिचुएशन को बताता है कि वो बदल गया है और कैसे वो अब अकेले जाएगा वापस उस केव में। जब वो केव में अंदर जाता है तो उसको एक लेयर का मालूम चलता है, जो एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है केव के अंदर बाहर के कंपैरिजन में। वो लेयर के थ्रू जाता है और वो जो काउबॉय होता है वो हिलने लगता है। 2 दिन हो चुके होते हैं उसको वहाँ अंदर गए हुए और टाइलर और जैकी ने अभी तक उससे कुछ भी सुना नहीं होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसको ढूंढने के लिए जाएंगे। उनके पास खुद की कार नहीं होती है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कैरा को कॉल करेंगे जो टाइलर की क्रश होती है और उससे पूछेंगे कि उसके डैड की SUV क्या वो लोग ले सकते हैं। अपेरेंटली वीव जो कैरा की बहन होती है उसको अपना स्कूल का प्रोजेक्ट भी करना होता है तो वो कैरा उसको साथ में ले जाती है। उसके साथ वीव्स का जो दोस्त होता है फर्बी वो भी होता है। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको हॉपर के पेरेंट्स की वैन वहाँ पे मिलती है, जहाँ उनको मालूम चलता है कि वो अब तक अपनी फैमिली को केव में ढूंढ रहा है, ना कि किसी हिप्पी को जिसको उसने उनको बताया था। उसके बाद उनको एक पुराना रोप मिलता है जो केव के दूसरे पार्ट में उनको लेके जाता है, जहाँ उनको मालूम चलता है कि जो रोप है वो कटा हुआ है और वो हॉपर के रोप नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा पुराना है। उनको ये भी पता चलता है कि वो जो केव है वो काफी डीप है और वो लोग उसमें जाने का डिसाइड करते हैं उसके अंदर, मगर फर्बी अंदर जाने का छोड़ देता है आइडिया और वो बाहर ही रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। नीचे जाते समय कैरा को वही सेम लेयर मिलता है जो हॉपर को मिला था और वो क्लेम करती है कि वहाँ की हवा एकदम से बदल गई है और वो लोग भी लेयर के थ्रू जाते हैं। वापस हॉपर पे आते हैं तो वो काउबॉय को फॉलो करता हुआ थोड़ा आगे तक जाता है और मोमेंट के बाद उसको कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो लाइट्स को अजीब तरह से फ्रिकल होता हुआ देखता है, जिसके बाद वहाँ से अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहाँ से जाता है भागता हुआ। जैसे हमें पहले ही दिखाया गया था जब हॉपर केव के अंदर गया था तब बाहर दिन था, मगर 5 मिनट ही उसको गुजरे हैं अंदर, मगर बाहर अब अंधेरा हो चुका है। उसकी गाड़ी भी ओवरग्रोन हो चुकी है पेड़ों की वजह से और कवर्ड है उन पेड़ों से, और रात भी हो चुकी है। ऐसा देख के लगता है कि केव के अंदर 2 मिनट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाहर के हिसाब से, जहाँ पर एक डिकेड निकल चुका है। उसको कैरा की SUV और जैकी का बैकपैक भी मिलता है तो वो वापस केव में अंदर जाने का डिसाइड करता है। वापस कैरा लोगों पे आते हैं तो वो लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि उनको अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग भी वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, मगर जैकी सबसे आगे होती है और वो रोप अचानक से कट हो जाता है या टूट जाता है और वो गिरती है, जिसकी वजह से जैकी को तो चोट लगती ही है मगर टाइलर को भी चोट आती है जब वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। टाइलर उसके बाद दूसरे रोप को खींचता है तो वो भी कटा हुआ होता है। उनको लगने लगता है कि शायद फर्बी ने उनके साथ ऐसा करा है उनको तंग करने के लिए, और वो लोग रेडियो से फर्बी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं मगर उनको वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। आगे उनको कुछ आवाजें आती हैं हल्की सी दबी हुई सी रेडियो से और वो मदद मांग रहा होता है और क्लेम करता है कि वो फर्बी है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं केव में और अंदर जाने का, जैकी को अकेला छोड़ के। केव के दूसरी तरफ वो लोग आते हैं तो उनको रोप दिखाई देता है और फर्बी की डेड बॉडी जिसका गला टूटा हुआ होता है। उसके बाद वो लोग रिप्ले करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैमरा वाली फर्बी की, देखने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जहाँ फर्बी हॉपर के डैड के जर्नल से बता रहा होता है कि केव में मैजिकल वाटर है जो लोगों को ठीक कर देता है, और क्योंकि हॉपर की बहन बीमार हो गई थी तभी उन्होंने डिसाइड किया था केव में जाके उस पानी को ढूंढने का। काफी दिन केव के बाहर गुजारने के बाद फर्बी ने डिसाइड करा था कि वो अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए अंदर जाएगा, जो उसको लग रहा होता है कि वो शायद मर चुके हैं। उसके लिए पूरा दिन होता है मगर उसके दोस्तों के लिए केव के अंदर कुछ सेकंड्स ही गुजरे होते हैं, और जब फर्बी आया होता है तब उसका रोप कट जाता है अचानक से और वो गिरता है नीचे, मगर वो मरता नहीं है। वो 1 घंटे तक बेहोश पड़ा हुआ रहता है और जब उसको होश आता है तो वो टाइलर से बात करने की कोशिश करता है, मगर अचानक से एक केवमैन उसको अटैक कर देता है। वीव्स भी कुछ स्पॉट करती है टाइम कोड को लेके रिकॉर्डिंग में, जो काफी दिन तक होता है, जबकि उनको केव के अंदर आए हुए 1
घंटा ही हुआ होता है। अब जब दोनों टाइलर और जैकी को चोट लग गया होता है तो अब कैरा और वीव्स के ऊपर ही होता है बाहर का रास्ता ढूंढने का और मदद आके मांगने का। अब वीव्स छोटी होती है तो कैरा डिसाइड करती है कि वो ऊपर चढ़ के जाएगी सेम रास्ते से जिससे वो लोग नीचे आए थे, और उसको एकदम नया अलग जगह मिलता है बाहर जाके। वहाँ अब कहीं भी पेड़ पौधा नहीं होता है और उसको अजीब हवा भी लग रही होती है बाहर की, और उसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती है। उसको बड़ा सा आंधी तूफान जैसा धूल का उसके तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद उसको ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट आसमान में दिखाई देता है। मदद के लिए वो बुला नहीं पा रही होती है तो वो वापस केव के अंदर जाने का डिसाइड करती है, मगर उसको बाकी लोग अक्यूज कर रहे होते हैं कि उसने मदद के लिए कोशिश ही नहीं करी। उसको इसलिए भी अक्यूज करा जा रहा होता है क्योंकि केव के अंदर उनको बस 2 ही मिनट निकले हुए होते हैं, मगर केव के बाहर 30 मिनट गुजर गए होते हैं। उसको रियलाइज होता है कि केव के बाहर समय जल्दी निकल रहा है और केव के अंदर के हिसाब से, जिसकी वजह से वो लोग केव के अंदर की चीजों को धीरे होते हुए देख रहे हैं। टाइलर ये भी बोलता है कि जो रोप्स हैं वो ज्यादा जल्दी पुराने हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगने की वजह से वो टूट जा रहे हैं। इस सब की वजह से वीव्स दोबारा से वो वाले रिकॉर्डिंग को देखती है फर्बी के, और उसको रियलाइज होता है कि सन भी अलग अलग जगह से निकल रहा है। और वो ये भी बोलती है कि जो ब्राइट है वो एक्चुअली में समर है और जो डार्क है वो एक्चुअली में विंटर है, जिस वजह से एक साइकिल सीजन का देख के 1 सेकंड का लगता है, मतलब पूरा 1 साल 1 सेकंड में बीत जाता है। तो इस वजह से हम लोग ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि वो लोग वहाँ पे 5400 ईयर्स से हैं अर्थ के हिसाब से, जबकि वो लोग केव के अंदर एक्चुअली में उतना लंबा है नहीं। जब कैरा दोबारा से चढ़ने की कोशिश करती है तभी अचानक से बड़ा सा हाईटेक फ्यूचरिस्टिक लैडर नीचे आता है केव के, जिसके साथ एक स्पेस सूट पहना हुआ जायंट सा आदमी अंदर आता है। तभी मालूम नहीं कहां से अचानक से एक केवमैन दिखाई देता है और वो उसको अटैक करने लगता है, मगर वो आदमी उसको किसी तरह से शांत करता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग के दूसरे पार्ट में जाएंगे केव के, जहाँ उनको डेड बॉडीज मिलती हैं काउबॉय की और हॉपर के पेरेंट्स की। उनको 3 और केवमैन मिलते हैं और टाइलर उनसे लड़ने का डिसाइड करता है, मगर बुरी तरह से मारा जाता है और बाकी की लड़कियां दूसरे साइड भागने का सोचती हैं। कैरा वापस आती है और उसको डेड बॉडी मिलती है, और जब वो उसके लिए सैड होके रो रही होती है तभी उसके सामने वो एलियन जायंट आता है जो टाइलर की बॉडी को उठा के पूल ऑफ वाटर के तरफ ड्रैग करता हुआ लेके जाता है। मैजिकली उस पानी से टाइलर वापस जिंदा हो जाता है और केवमैन आके जायंट को दोबारा से अटैक करता है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है और उसको हवा से एक्सपोजर होने की वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता। तब भी वो सारे केवमैन को पकड़ना मैनेज कर लेता है। मरने से पहले वो ग्रुप को काफी सारे मीडिया क्लिप्स दिखाता है उनके गायब होने के बारे में, और देख के लगता है कि ह्यूमंस दूसरे प्लैनेट में मूव करने लगे हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इस पॉइंट पे ग्रुप को रियलाइज होता है कि उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं और उनको तुरंत ही डिसाइड करना होगा कि क्या वो लोग वहाँ केव से बाहर जाएंगे या फिर वहाँ केव के अंदर ही हमेशा के लिए उनको रहना पड़ेगा। टाइलर को इवेंचुअली हॉपर भी मिलता है जिसको चोट आई हुई होती है, और वो एक थिकर लेयर ऑफ वॉल के आगे होता है जहाँ उसकी मिसिंग सिस्टर होती है, और काफी सारे फ्रोजन लोग अलग अलग जमाने के लड़ाई करते हुए यूथ ऑफ फाउंटेन के लिए दिखाई देते हैं। हॉपर समझाता है कि पूरा केव एक सिस्टम है जो ऐसे डिजाइन करा गया है जिससे फाउंटेन को प्रोटेक्ट करा जा सके, और हर अलग लेयर अपने अपने स्पीड पे चलता है, जिससे कि आप केव के जितना अंदर जाते हो उतना टाइम धीरे चलेगा। वो लोग पानी को यूज करते हैं जैकी के चोट पे और मरे हुए फर्बी पे, मगर बचे हुए केवमैन उनको अटैक करने लगते हैं। अब जब उनके पास कहीं और जाने का चॉइस होता नहीं है तो वो वही हाईटेक लैडर को लेके ऊपर जाने का वापस डिसाइड करते हैं केव के बाहर। जब वो लोग केव के ओपनिंग पर आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उसके एंट्रेंस पे पानी भरा हुआ है। कैरा लेयर के थ्रू जाने का कोशिश करती है, मगर कोई अजीब सा क्रीचर उसको खींच लेता है अपनी तरफ, जो आगे चल के मालूम चलता है कि एक्चुअली में वो और ज्यादा इवॉल्व ह्यूमन है। कुछ समय ही बीता होता है और वो फुल सूट पहने कैरा वापस आती है केव के अंदर हाईटेक रोप्स के साथ, जिससे कि वो बाकी सबको वहाँ से ले जा सके, इंक्लूडिंग फर्बी, हॉपर और हॉपर के पेरेंट्स। मूवी के एंड में फर्बी, हॉपर, उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर सारे वापस जिंदा हो जाते हैं, और वो लोग एक बड़े से स्पेसशिप में होते हैं जो नए अर्थ की तरफ जा रहा होता है, या फिर वो नया अर्थ है या जो भी उसको वो बुलाते हैं वो लोग उसके तरफ जा रहे होते हैं, और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।